RBXC कक्षा 12 जीव विज्ञान में हम द्वितीय अध्याय नर और मादा युग्मोद्भिद संरचना और विकास का अध्ययन शुरू करेंगे। आवृतबीजी पौधों के अंदर जनन अंग कौन सा होता है? मुख्य जनन अंग आवृतबीजी पादपों के अंदर पुष्प होता है, क्योंकि पुष्प के अंदर विभिन्न प्रकार की संरचनाएं उपस्थित होती है जो कि जनन के अंदर सहायता प्रदान करती है। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह होता है और कौन कौन सी विशेषताएं होती है? हम पुष्प को बीजाणु पर्णधारी प्ररोह भी कह सकते हैं, क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के पुष्प पत्र पर व्यवस्थित होते हैं। उसके पश्चात पुष्प में कौन कौन से भाग उपस्थित होते हैं, कौन कौन से चक्र उपस्थित होते हैं? तो पुष्प में 4 प्रकार के मुख्य चक्र उपस्थित होते हैं, जिसमें पहला बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज, तीसरा पुमंग और चौथा जायांग होता है। बाह्य दलपुंज का एक सदस्य बाह्य दल कहलाता है, दलपुंज का एक सदस्य दल कहलाता है और पुमंग का एक सदस्य पुंकेसर कहलाता है, जायांग का एक सदस्य अंडप कहलाता है। तो इन्हीं की संरचनाओं के बारे में हम देखेंगे कि नर जननांग जो होता है उसका विकास किस प्रकार होता है, जिसमें सबसे पहला हमारा नर युग्मोद्भिद की संरचना एवं उसका विकास होता है। नर युग्मोद्भिद जो नर जननांग होता है पुष्प के अंदर, उसे हम पुंकेसर कहते हैं, जिसे हम लघु बीजाणु पर्ण भी कह सकते हैं। पुंकेसर या लघु बीजाणु पर्ण दोनों कहा जा सकता है। उसके पश्चात पुंकेसर के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, जिसे हम स्टामन कह रहे हैं, उसके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं? तो यह 3 भागों से मिलकर के बना होता है, जिसमें पहला पूतंतु, दूसरा योजी और तीसरा पराग कोश होता है। यहाँ पर ये संरचना दिखाई गई है, जिसके अंदर पहला पराग कोश होता है। इन दोनों भागों को जोड़ने का जो कार्य करता है वो योजी होता है और ये तीसरा भाग पूतंतु होता है। इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। उसके पश्चात जो पराग कोश पाया जाता है उसके अंदर सामान्यतया 2 पालियाँ उपस्थित होती है। ये पहली पाली इधर वाली और दूसरी इधर वाली पाली उपस्थित होती है। तो 2 पालियाँ उपस्थित होती हैं और इसी के साथ इसमें 4 लघु बीजाणु धानियों का भी निर्माण होता है। प्रत्येक जो पाली होती है उसके अंदर 2 लघु बीजाणु धानियों का निर्माण होता है। इस प्रकार से एक पुंकेसर की जो संरचना पराग कोश की संरचना होती है उसके अंदर 2 पालियों के अंदर 4 लघु बीजाणु धानियों का निर्माण होता है। हमारे पास एक अपवाद है जिसके अंदर मालवेसी कुल का, जिसके अंदर एक पाली उपस्थित होती है। इसमें 2 लघु बीजाणु धानियाँ पाई जाती हैं। हम इसे याद रखने के लिए कह सकते हैं अपवाद है। ऐसा नहीं होता है कि सभी पौधों के अंदर द्विपालियाँ होंगी, ये सभी के ऊपर निर्भर करता है कि किसके अंदर किस तरह की उपस्थित होती है। तो मालवेसी कुल जो होता है उसके अंदर एक पाली होती है और उसके अंदर 2 लघु बीजाणु धानियाँ पाई जाती हैं। इन लघु बीजाणु धानियों के अंदर लघु बीजाणु अथवा परागकणों का विकास होता है। आगे हम संरचना देखेंगे कि किस प्रकार से इसकी संरचना होती है। यहाँ पर ये इस पराग कोश का सेक्शन कटिंग किया हुआ है और यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, जिसके अंदर ये पहली पाली है और ये दूसरी पाली है और इसमें ये पहली लघु बीजाणु धानी, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी लघु बीजाणु धानी जो होती है वो उपस्थित होती है। आगे हम जानेंगे कि इसका निर्माण जो होता है वो किस प्रकार से होता है, इसके अंदर कौन कौन सी भित्ति का निर्माण होता है, इसका विकास जो होता है वो किस तरह से होता है। तो जो एपिडर्मिस बाह्य त्वचा पराग कोश की उपस्थित होती है उसके अंदर कुछ प्रकार की कोशिकाएं जो होती है वो आकार में बड़ी हो जाती हैं। उन कोशिकाओं को हम प्रप्रसु कोशिका कहते हैं। इन प्रप्रसु कोशिकाओं से ही पराग कोश का निर्माण जो होता है वो प्रारंभ होता है। पराग कोश का परिवर्धन जो होता है वह सुबीजाणुधानी प्रकार का होता है। इसका अर्थ है कि एक से अधिक बीजाणुधानी इन पराग कोशों का निर्माण करते हैं। इसमें विभाजन जो होता है वह किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से इनका निर्माण होता है? तो प्रप्रसु कोशिका में परिणत विभाजन होता है। परिणत विभाजन से आशय है कि ये पहली कोशिका होगी और इसके अंदर जब इस तरह से विभाजन होता है, ये पहली और ये दूसरी कोशिका बनती है, तो उसे हम परिणत विभाजन कहते हैं। परिणत विभाजन होने के पश्चात 2 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें पहली प्राथमिक भित्तीय कोशिका, दूसरी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका बनती है।
ये प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं जो होती है वह पराग कोश की भित्ति का निर्माण करती है और प्राथमिक बीजाणुजन जो कोशिका होती है वह लघु बीजाणु का निर्माण करती है। अब हम देखेंगे कि पराग कोश के अंदर कौन कौन सी भित्तियों का निर्माण होता है और बीजाणुजन कोशिका की विशेषताएं क्या होती है। इनको देखने से पहले यहाँ पर हम चित्र में देखेंगे कि ये यहाँ पर संरचना दिखाई गई जिसके अंदर 2 स्पष्ट पालियों को बताया गया है और 4 स्पष्ट लघु बीजाणुधानियों को बताया गया है। यहाँ पर इसी को बताया गया है कि इसके अंदर कौन कौन सी परत होती है। तो सबसे बाहरी परत जो होती है वो बाह्य त्वचा होती है, दूसरी परत अंतःस्थिशियम होती है, तीसरी परत मध्य परत होती है और चौथी परत टेपिटम होती है और सबसे अंदर जो होती है लघु बीजाणुधानी उपस्थित होती है और उनके अंदर लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। अब इन सभी परतों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, हम उन विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी विशेषताएं यहाँ पर उपस्थित हैं। तो पहली जो परत होती है वो बाह्य त्वचा होती है जिसे हम एपिडर्मिस भी कहते हैं। इसकी क्या विशेषता होती है, ये सबसे बाह्य कोशिका का स्तर होता है, एकल स्तर होता है और ये पराग कोश को सुरक्षा प्रदान करती है। तो पहली ये परत बाह्य त्वचा है। दूसरी परत जो अंतःस्थिशियम होती है उसकी क्या विशेषता होती है, एकल स्तर होता है और विशेषता क्या उसकी, तो आंतरिक स्पर्श रेखी भित्तियों में अल्फा सेलुलोज का जमाव उपस्थित होता है। इन कोशिकाओं के अंदर अल्फा सेलुलोज नामक पदार्थ जो होता है वो उपस्थित होता है। और क्या नेचर होता है इसका, तो आर्द्रताग्राही प्रकृति होती है। आर्द्रताग्राही से क्या तात्पर्य होता है, आर्द्रताग्राही का मतलब होता है कि बाहर के वातावरण का जो नमी है उसको अवशोषित करना, ये काम जो होता है वो अंतःस्थिशियम करती है और उसके अवशोषण करने की वजह से ही पराग कोश की भित्तियों के अंदर खिंचाव उत्पन्न होता है और पराग कोश का स्फुटन होता है। तो अगर पूछा जाए कि पराग कोश का स्फुटन कौन सी परत करवाती है, तो अंतःस्थिशियम करवाती है। इसी प्रकार हम तीसरी परत जो मध्य परत होती है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। यह 1 से 3 परत मध्य स्तर पाई जाती है और अंदर की ओर उपस्थित होती है और ये अल्पकालिक होती है, कुछ समय पश्चात इनका विघटन हो जाता है। उसके पश्चात हमारी चौथी परत पोष उत्तक जिसे हम टेपिटम भी कहते हैं, उसकी विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परत होती है, सबसे आंतरिक परत है, विशिष्ट परत होती है, एकल स्तर के रूप में पाई जाती है, इसमें लगा केंद्रक स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं। और क्या विशेषता होती है कोशिकाओं में, तो बहुकेंद्र की और बहुगुणित प्रकार की होती है। बहुकेंद्र की से तात्पर्य होता है कि बहुत सारे इसके अंदर केंद्रक होते हैं और बहुगुणित का मतलब उसमें लगातार विभाजन करने की क्षमता पाई जाती है। तो ये विशेषताएं जो होती है वो टेपिटम कोशिकाओं की होती है। प्रकार, टेपिटम कोशिकाओं के 2 प्रकार होते हैं, पहला अमीबी प्रकार होता है, दूसरा ग्रंथिल प्रकार होता है। तो इस प्रकार से 2 प्रकार उपस्थित होते हैं। तो ये सभी विशेषताएं जो होती हैं इन चारों परतों की होती हैं जो कि पराग कोश के चारों ओर पाई जाती हैं। यहाँ पर ये जो चित्र बताया गया है ये पराग कोश का अनुप्रस्थ काट का चित्र बताया गया है और यहाँ पर इनकी परतों के विशेष नाम के बारे में बताया है। उसके पश्चात टेपिटम में और क्या विशेषता पाई जाती है, तो यहाँ पर 2 नाम और पूछे जाते हैं जिसमें पहला प्रोयूबिशकाय होता है और दूसरा यूबिशकाय होता है। प्रोयूबिशकाय क्या है, प्रोयूबिशकाय टेपिटम की कोशिकाओं पर वसीय परत उपस्थित होता है। वसीय बूंदे गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे हम प्रोयूबिशकाय कहते हैं। प्रोयूबिशकाय स्पोरोपोलेनिन पदार्थ के जम जाने की वजह से यूबिशकाय का निर्माण करता है। पराग कणों के बाह्य चोल के निर्माण में सहायता करता है ये प्रोयूबिशकाय जो होता है। स्पोरोपोलेनिन जो होता है वह पराग कणों की बाह्य संरचना के अंदर उपस्थित होते हैं। ये सभी विशेषताएं होती हैं। अब टेपिटम का कार्य क्या होता है, तो टेपिटम का कार्य जो होता है वो पराग कणों के परिवर्धन में टेपिटम पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। इसका अर्थ है कि जो विकसित होने वाले पराग कण होते हैं उनको पोषण प्रदान करने का कार्य हमारी टेपिटम की परत करती है और ये पोषण प्रदान करने के बाद में नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने चारों परत के बारे में विशेषताएं पढ़ी उनकी कि कौन कौन सी परत पराग कोश के अंदर पाई जाती है। उसके पश्चात हम बीजाणुजन कोशिकाओं का अध्ययन करेंगे। दूसरी हमारी जो कोशिका थी, पराग कोश की भित्ति पर कुछ कोशिकाओं का समूह होता है जो बीजाणुजन कोशिका कहलाती है। ये कोशिकाएं लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से एक कोशिका के विभाजन होने से 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है।
उसके पश्चात हम लघु बीजाणु जनन का अध्ययन करेंगे कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है। एक मात्र कोशिका से लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया जो होती है वह लघु बीजाणु जनन कहलाती है। पराग कोश की लघु बीजाणु धानी में उपस्थित द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा एक कोशिका से 4 अगुणित लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। कि एक कोशिका जो मात्र कोशिका होगी उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन से 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। सभी जो लघु बीजाणु होते हैं वह एक साथ व्यवस्थित होते हैं और जिस संरचना का वो निर्माण करते हैं उसे हम चतुष्क कहते हैं। चारों जो लघु बीजाणु होते हैं वो एक साथ ही उपस्थित होते हैं। ये लघु बीजाणु कहाँ से बनते हैं? तो सबसे पहले जो कोशिका होती है वो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका होती है। ये कोशिकाएं लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करेगी और यही मात्र कोशिकाएं विभाजित होगी और 4 अगुणित लघु बीजाणु का निर्माण करेगी। यहाँ पर विभाजन कौन सा होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पर संपन्न होता है। अब हमने जो चतुष्क कहा है, ये चतुष्क विभिन्न प्रकार की संरचनाओं के अंदर व्यवस्थित होता है। तो ये संरचनाएं निम्न प्रकार है। पहला जो हमारा है वो चतुष्फल की व्यवस्था होती है उन लघु बीजाणुओं की। ये चतुष्फल की संरचना होती है जिसमें 3 लघु बीजाणु हमें सामने से दिखाई देते हैं और एक लघु बीजाणु जो होता है वो पीछे की ओर होता है। यह द्विबीजपत्री पौधों के अंदर पाया जाता है। दूसरा प्रकार जो है वो समद्विपार्श्विक होता है। समद्विपार्श्विक में हम चारों लघु बीजाणुओं को सामने से देख सकते हैं। यह एक बीजपत्री पादपों के अंदर उपस्थित होता है। तीसरा क्रॉसित प्रकार होता है जिसके अंदर 2 ऊपरी भाग में और 2 निचले भाग के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें एक सामने की ओर होता है और एक पीछे की ओर होता है। चौथा जो प्रकार होता है वो टी आकार का होता है। यह टी के आकार में व्यवस्थित होते हैं। इसके अंदर ऊपरी भाग में 2 लघु बीजाणु और निचले भाग में 2 लघु बीजाणु उपस्थित होते हैं। इसके पश्चात अंतिम जो प्रकार होता है वो रेखिक प्रकार होता है जिसमें सभी लघु बीजाणु एक रेखा के अंदर व्यवस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से एक चतुष्क के अंदर निम्न प्रकार से लघु बीजाणु जो होते हैं वो व्यवस्थित रहते हैं। इनके अलावा और कौन कौन सी विशेषताएं हमारे लघु बीजाणुओं के अंदर पाई जाती हैं? तो लघु बीजाणु के अंदर ये जो भित्ति उपस्थित होती है, इस भित्ति का निर्माण केलोज के द्वारा होता है। केलोज नामक पदार्थ जो होता है वो इस वॉल को बनाता है। इस भित्ति का विभाजन जो होता है वो केलेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। यह केलेज एंजाइम जो होता है वो कहाँ से बनता है? तो टेपिटम की जो कोशिकाएं होती है, जो हमारी अंदर की परत होती है, वह केलेज एंजाइम का निर्माण करती है और इस जो भित्ति का स्फुटन करने में सहायता प्रदान करती है। यहाँ पर बताया गया है कि मध्य केलोस द्वारा बनी होती है। केलेज एंजाइम द्वारा इसका विघटन होता है। चतुष्क से सभी लघु बीजाणु मुक्त होंगे और मुक्त होने पर इन्हें हम परागकण कहेंगे और उसके पश्चात सभी परागकण जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बिखर जाते हैं। एक और विशेषता बताई गई है इसके अंदर, परागकणों के अंदर परागकण परस्पर मिलकर एक विशिष्ट संरचना परागपिंड या जिसे हम पोलोनियम कहते हैं इसका निर्माण करते हैं। यहाँ पर ये पोलोनियम की संरचना बताई गई है जिसमें सभी परागकण इकट्ठे होकर के एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण कर दिया है। यह आँख कैलोट्रोपिस के अंदर उपस्थित होता है। इसी के साथ में एक प्रश्न और पूछा जाता है जो बहुबीजाणुता होता है, पॉलीस्पोरी क्या होता है? हमने देखा कि सामान्यतया एक कोशिका के विभाजन से यहाँ पर 4 लघु बीजाणु बनते हैं। यदि एक चतुष्क के अंदर 4 लघु बीजाणुओं से 4 से अगर अधिक लघु बीजाणु का निर्माण हो जाएगा तो उस स्थिति को हम बहुबीजाणुता कहेंगे। तो इस प्रकार से सभी महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उसका हमने अध्ययन किया। उसके पश्चात पराग कोश का स्फुटन बताया गया है। पराग कोश का स्फुटन जो होता है वो किस प्रकार होता है? पराग कोश का स्फुटन किस भित्ति के द्वारा होता है? कौन सी भित्ति जो होती है वो पराग कोश की भित्ति स्फुटन के अंदर सहायक होती है? तो अंतस्तिशियम की जो हमारी दूसरी परत थी पराग कोश की, वह परत जो आर्द्रग्राही होती है स्वभाव के अंदर, वो बाहर की वातावरण की नमी को ग्रहण करेगा और उसके पश्चात विभाजन में सहायक हो करेगा। तो पराग कोश का स्फुटन जो होता है वो अंतस्तिशियम की सहायता से होता है। ये विभिन्न प्रकार से हो सकता है। अनुप्रस्थ स्फुटन हो सकता है, लंबवत स्फुटन हो सकता है, छिद्रमय स्फुटन हो सकता है और कपाटी स्फुटन हो सकता है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के स्फुटन के बारे में हमने अध्ययन किया। तो आज हमने लघु बीजाणु का निर्माण किस प्रकार से हुआ इसका अध्ययन किया और उसके अलावा पराग कोश की संरचना किस प्रकार की होती है, पराग कोश के अंदर कौन कौन सी भित्तियाँ होती हैं, उन सभी बातों का हमने आज अध्ययन किया।